हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो जैसे कि आप जानते हैं कि सेशन 21 एंड 22 के लिए सीबीएसई ने एग्ज़ाम को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। एक है हमारी टर्म 1 और दूसरी है टर्म 2। टर्म 1 में आपके लिए रहेंगे ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस, जबकि जो टर्म 2 है वो प्योरली रहेगी सब्जेक्टिव। बच्चे सब्जेक्टिव को लेकर इतना परेशान नहीं होते जितना परेशान हो जाते हैं ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस को लेकर। तो अभी भी परेशानी यही चल रही है कि जो हमारी टर्म 1 है नज़दीक आती जा रही है। नवंबर दिसंबर में टर्म 1 की जो टाइमलाइन है डिसाइड की गई है, यहीं पर जाकर हमारे एग्जाम्स होंगे और बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि आखिर हम इसकी तैयारी करें कैसे। तो यहाँ पर आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप लेकर आई हूँ दैट यू शुड फॉलो NCERT सो दैट आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकें। अगर आप NCERT को अच्छे से फॉलो करते हैं आप फुल मार्क्स भी स्कोर कर सकते हैं। अब बात ये आती है कि हम इस NCERT को आखिर फॉलो कैसे करें, तो हम किस काम के लिए बैठे हैं। आपको यही चीज़ बताने के लिए आज का वीडियो तैयार किया है मैंने, तो ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा वीडियो को। और इसमें आपके दो फायदे होंगे, एक तो आपका पूरा टॉपिक प्रिपेयर हो जाएगा, दूसरा आपको ये भी समझ में आ जाएगा उस पर्टिकुलर टॉपिक से आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने कैसे हैं। और वो हमारे ऐसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं जो कि हमारे प्रीवियस एग्जाम्स में भी आ चुके हैं। तो देखिए आपके कितने सारे फायदे हो रहे हैं। एक तो आपका टॉपिक प्रिपेयर हो जाएगा, दूसरा आपको ये पता चल जाएगा कि टॉपिक में से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन निकालने कैसे हैं, तीसरा आपको ये समझ में आ जाएगा जो प्रीवियस ईयर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है वो किस तरह से पूछे हैं उसी टॉपिक में से, एंड यू विल बी फुली प्रिपेयर्ड। इसके बाद आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे और आपको कभी भी मुसीबत नहीं लगेगी कि आखिरकार ये ऑब्जेक्टिव बेस को हम क्रॉस करें कैसे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम डिस्कस करते हैं क्लास 12 चैप्टर 1 द सॉलिड स्टेट से टॉपिक क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड्स। दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सिलेबस। और देखिए क्या है, यहाँ पर मैंने आपको पूरा जो समरी प्रोवाइड किया है क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड्स का, और ये NCERT बेस्ड है। तो हमें सबसे पहले तो ये पता ही है कि सॉलिड को क्लासीफाई कर सकते हैं हम क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस पे। किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ ऑर्डर प्रेजेंट इन द अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो यहाँ पर यही चीज़ है कि जो सॉलिड्स है दो तरह के हो सकते हैं, क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस, और ये इनकी क्लासिफिकेशन है किस बेसिस पे कि आखिरकार जो इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनकी अरेंजमेंट कैसी है, क्या वो रेगुलरली अरेंज्ड है या फिर उनमें इररेगुलर अरेंजमेंट है। अगर तो रेगुलर अरेंजमेंट है, ठीक है, तो उस टाइम पे हम उन सॉलिड्स को कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अगर अरेंजमेंट ऑर्डर्ड नहीं है, ऑर्डर्ड ना होने पर हम ऐसे सॉलिड्स को कह देते हैं अमॉर्फस सॉलिड्स। तो देखिए ध्यान से देखिए इस टेक्स्ट को, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे सेकंड पैराग्राफ में मूव करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है आपके लिए, और आपको भी यही करना है। जब भी आप टेक्स्ट रीड करते हैं अपने पास एक हाईलाइटर रखें और जहाँ पे आपको वो अच्छा सा पॉइंट दिखता है उसे हाईलाइट कर लें। ये ना हो कि आप पूरी किताब को ही हाईलाइट कर लें। हाँ, ये ज़रूर कर सकते हैं कि आप डिफरेंट कलर के हाईलाइटर्स रख सकते हैं सो दैट कि उनके जो पॉइंट्स हैं, जैसे आपको कुछ टर्मिनोलॉजी मिल रही है, कुछ डिफरेंट टर्मिनोलॉजी मिल रही है, उसको अलग कलर से हाईलाइट कर लो। कोई लाइन, कोई सेंटेंस आपको अच्छा लग रहा है, कोई सेंटेंस इंपॉर्टेंट लग रहा है, तो आप उसको अलग कलर से हाईलाइट कर सकते हैं। तो मतलब ये आपकी स्ट्रेटेजी है कि आप उसे हाईलाइट किस तरह से करेंगे, और सेम हाईलाइटिंग टेक्निक को आप थ्रू आउट फॉलो करते चलेंगे तो आपके माइंड हो जाएगा कि आपको पता होगा कि ये इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज आई थी इस टॉपिक में, ये इंपॉर्टेंट सेंटेंस था, और वो ज़रूर आपके एग्जाम्स में यूज़ होते हैं। अब देखिए तो बिल्कुल बेसिक सा चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर। आपको पता ही है क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस सॉलिड्स क्या होते हैं। क्रिस्टलाइन वो होते हैं जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे क्रिस्टल्स हों और सभी की एक डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप जो है वो शेप भी रहती है। तो मतलब ये चीज़ तो बिल्कुल क्लियर है कि हमारे पास जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनमें डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप्स जो हैं वो रहती हैं, उनकी एक करेक्टरिस्टिक शेप होती है। और इनमें जो पार्टिकल्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कुछ भी हो सकते हैं, एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, ये सभी के सभी ऑर्डर्ड होते हैं और इनका जो अरेंजमेंट है वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर का रहता है। मतलब इनमें एक रेगुलर पैटर्न फॉलो किया जाता है अरेंजमेंट के लिए, जो कि अपने आप को पीरियोडिकली रिपीट करता रहता है। एग्जाम्पल्स क्या हैं अब हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की? सोडियम क्लोराइड दैट इज NaCl, इसके अलावा क्वार्ट्स है यहाँ पर। तो दीज आर द टिपिकल एग्जाम्पल्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो आपको यहाँ से इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि क्या सोडियम क्लोराइड अमॉर्फस है या क्रिस्टलाइन। तो आपको पता होना चाहिए कि जो सोडियम क्लोराइड है वो क्रिस्टलाइन है, क्योंकि इसके छोटे छोटे क्रिस्टल्स भी रहते हैं, इसका एक डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप है, और इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो एक लॉन्ग रेंज ऑर्डर को फॉलो करते हैं। तो इसलिए ये क्या है, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसके ऑपोजिट हमारे पास रहते हैं अमॉर्फस सॉलिड्स।
अब देखिए क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो थे वो एक रेगुलर शेप फॉलो करते थे, लेकिन क्योंकि ये जो हमारे अमॉर्फस हैं उसके ऑपोजिट चलते हैं तो इनकी शेप इरेगुलर है। और याद रखना कि अमॉर्फस सॉलिड्स जो है कहाँ से आया है, फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड अमॉर्फोस, जिसका मतलब होता है नो फॉर्म, की इसकी कोई फॉर्म नहीं है। और यहाँ पे आमतौर पर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, चाहे वो एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, आयन्स हैं, वो ऐसे सॉलिड्स होते हैं जो कि शॉर्ट रेंज ऑर्डर को फॉलो करते हैं। क्रिस्टलाइन क्या फॉलो कर रहे थे, लॉन्ग रेंज ऑर्डर, और जो अमॉर्फस है वो क्या फॉलो करते हैं, शॉर्ट रेंज ऑर्डर। मतलब जो इनमें अरेंजमेंट रहती है पार्टिकल्स की वो अपने आप को लंबे समय तक रिपीट नहीं करती, बस कुछ समय के लिए रिपीट करती है, उसके बाद उसे रिपीट करना बंद कर देती है, तो इनका जो ऑर्डर है वो लॉन्ग रेंज नहीं रहता। इसके बाद आप याद रखेंगे कि क्योंकि इनका ऑर्डर जो है वो लॉन्ग रेंज नहीं है, इसलिए ये हमारे पास जो इनकी अरेंजमेंट है वो डिसऑर्डर्ड रहती है। ऑर्डर्ड किस में है, क्रिस्टलाइन में। अमॉर्फस में क्या है, डिसऑर्डर। क्यों, क्योंकि जो हमारे क्रिस्टलाइन है वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर को फॉलो करते हैं, जबकि जो अमॉर्फस है वो शॉर्ट रेंज ऑर्डर को फॉलो करते हैं। क्रिस्टलाइन की एग्जाम्पल क्या थी, NaCl, और साथ में था क्वार्ट्ज। अब याद रखना यहाँ पर क्वार्ट्ज हमने क्या पढ़ा था, क्वार्ट्ज क्रिस्टलाइन सॉलिड है, लेकिन अगर हम बात करें क्वार्ट्ज ग्लास की तो ये अमॉर्फस है। दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। देखिए ये हमारे एनसीईआरटी में मेंशन्ड है कि क्वार्ट्ज क्या है, क्रिस्टलाइन, क्वार्ट्ज ग्लास क्या है, अमॉर्फस। अब वो कंफ्यूज करने के लिए आपको क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि क्वार्ट्ज ग्लास का नेचर कैसा रहेगा। दिमाग में कई बार आ जाते हैं क्वार्ट्ज तो हमने क्रिस्टलाइन में पढ़ा था, लेकिन दे आर आस्किंग अबाउट क्वार्ट्ज ग्लास। याद रखना क्वार्ट्ज क्रिस्टलाइन है, क्वार्ट्ज ग्लास हमारे पास अमॉर्फस है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर टू नोट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी में क्या हमारे पास मेंशन्ड है, while the two structures are almost identical, yet in case of amorphous क्वार्ट ग्लास देयर इज नो लॉन्ग रेंज ऑर्डर। कहते हैं मान लिया कि दोनों का स्ट्रक्चर सेम है, सिमिलर सा चलता है, ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है क्वार्ट्स और क्वार्ट ग्लास का, लेकिन जो क्वार्ट्स ग्लास है वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर फॉलो नहीं करता। अगर लॉन्ग रेंज ऑर्डर फॉलो नहीं कर रहा, शॉर्ट रेंज है, तो डेफिनेटली वो क्या होगा, अमॉर्फस, क्योंकि क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस की यही प्रॉपर्टी तो अभी हमने पढ़ी है। इसके अलावा आप ये याद रखेंगे कि जो स्ट्रक्चर रहता है अमॉर्फस सॉलिड्स का वो बिल्कुल सिमिलर सा रहता है लिक्विड के जैसे। जैसे लिक्विड्स फ्लो कर सकते हैं वैसे ही अमॉर्फस सॉलिड्स के पास भी एबिलिटी होती है फ्लो करने की। सो देयर स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट, स्ट्रक्चर ऑफ अमॉर्फस सॉलिड इज सिमिलर टू दैट ऑफ अ लिक्विड। इसके बाद हम कुछ टिपिकल एग्जांपल्स देखेंगे अमॉर्फस सॉलिड्स की, क्या है, ग्लास, रबर एंड प्लास्टिक्स। तो इस तरह से यहाँ पे आपको एग्जांपल्स भी याद होगी, लेकिन ये जो ऊपर पॉइंट था ना क्वार्ट्स और क्वार्ट्स ग्लास वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, हमेशा अपने माइंड में रखना। तो मतलब यहाँ से ये बात तो क्लियर हो जाती है कि ये जो हमारे पास दो यहाँ पे टाइप्स आ रही हैं सॉलिड्स की, क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस, इनमें डिफरेंसेस किस वजह से आ रहे हैं, इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की अरेंजमेंट की वजह से। उसमें क्रिस्टलाइन में हमारे पास क्या है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर फॉलो करते हैं, मतलब कि लंबे समय तक अपने सेम स्ट्रक्चर को ही रिपीट करते चले जाते हैं, जबकि अमॉर्फस में ऐसा नहीं होता। अमॉर्फस में जो लॉन्ग रेंज ऑर्डर है वो फॉलो नहीं किया जाता, और यही इनकी जो अरेंजमेंट है इसी बेसिस पर इनकी प्रॉपर्टीज जो है वो डिफरेंट हो जाती हैं। हमारे पास क्या है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, मतलब कि अगर कोई चीज़ हमारे पास 115 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट करेगी तो 115 डिग्री सेल्सियस पर ही मेल्ट करेगी। वो होते हैं ना ओबीडियंट बच्चे कि उन्हें जो काम कह दिया, जैसा कह दिया, वो बिल्कुल वैसा ही करेंगे। अगर उन्हें स्कूल टाइम पर पूरे 8 बजे पहुंचे तो 8 बजे पहुंचेंगे, टाइम इधर उधर नहीं होने देंगे। लेकिन ऑन द अदर हैंड जो हमारे पास अमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं दे आर सॉफ्टन ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर। ये एक रेंज फॉलो करते हैं, ये नहीं कहते कि हम 115 डिग्री सेल्सियस पर ही मेल्ट करेंगे, ये एक रेंज प्रोवाइड करेंगे कि हम 110 डिग्री से लेकर 120 डिग्री तक, मान लीजिए जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल कि हम 110 डिग्री से लेकर 120 डिग्री सेल्सियस तक कहीं भी मेल्ट हो सकते हैं, हमारा कोई पता नहीं। तो मतलब ये आपको एक रेंज प्रोवाइड करते हैं, जबकि उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो शार्प रहता है। इसके अलावा जो हमारे पास अमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं अगर उन्हें हीट किया जाए तो वो क्रिस्टलाइन बन जाते हैं एक किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। ये पॉइंट भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा है, दैट
On heating, amorphous solids become crystalline at some temperature. Very important to note here कि हम amorphous solids को crystalline में बदल सकते हैं किसी एक particular temperature पर heat करने से। इसके बाद देखिए यहाँ पे हमारे पास एक बहुत ही अच्छा फिनोमिना आ रहा है annealing का। तो सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि annealing क्या होती है। सो देखिए क्या रहता है यहाँ पर कि हमारे पास ग्लास ऑब्जेक्ट्स होती है जो बहुत पुराने समय के होते हैं। आप देखते हैं ना वो धुंधले से पड़ जाते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं हम लोग एनीलिंग। तो आखिरकार होता क्या है कि दिन के समय में बहुत ज़्यादा हीटिंग हो जाती है ग्लास की क्योंकि वो गर्म हो जाता है गर्मी की वजह से, लेकिन रात को वो ठंडा पड़ जाता है। तो यही है, दिन में गर्म रात में ठंडा हो जाता है, तो इस वजह से वो धुंधला पड़ना शुरू हो जाता है और इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, एनीलिंग। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, दैट सम ग्लास ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम एंशिएंट सिविलाइजेशंस आर फाउंड टू बिकम मिल्की इन अपीयरेंस बिकॉज ऑफ सम क्रिस्टलाइजेशन। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज एनीलिंग, दैट इज हीटिंग ऑफ द ग्लास ड्यूरिंग डे एंड कूलिंग डाउन एट नाइट। की रात के समय वो ठंडा हो जाता है, दिन में गर्म हो जाता है, फिर ठंडा हो जाता है, फिर गर्म हो जाता है। यही प्रोसीजर जो है सालों साल चलता रहता है और उसके बाद क्या होती है, क्रिस्टलाइजेशन हो जाती है कुछ और उस वजह से जो ग्लास है वो मिल्की अपीयर होना शुरू करता है एंड द प्रोसेस इज एनीलिंग। यस, इसके बाद ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हमारे अमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं क्योंकि इनके पास टेंडेंसी रहती है फ्लो करने की। अभी मैंने आपको बताया था ना कि जो अमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं उनकी लिक्विड लाइक प्रॉपर्टीज होती हैं, तो वही चीज़ होगी, लिक्विड भी फ्लो करते हैं और जो अमॉर्फस सॉलिड्स है दे ऑल्सो हैव अ टेंडेंसी टू फ्लो। बहुत स्लोली करते हैं फ्लो, पर फ्लो करते ज़रूर है। इसी वजह से इन्हें कहा जाता है स्यूडो सॉलिड्स और सुपर कूल्ड लिक्विड्स। और इसी वजह से जो ग्लास पेन्स होते हैं विंडोज़ के, वो क्या होते हैं, जब बहुत समय बीत जाता है, मतलब धीरे धीरे जब समय बीतता रहता है तो बॉटम से थिक हो जाते हैं, जबकि उनका जो अपर पोर्शन रहता है वो थिन हो जाता है। तो ये पॉइंट भी बड़ा अच्छा है, दैट अमॉर्फस सॉलिड्स हैव अ टेंडेंसी टू फ्लो दो वेरी स्लोली। Therefore, sometimes these are called pseudosolids or supercooled liquids. Glass panes fixed to the windows or doors of old buildings are invariably found to be slightly thicker at the bottom than at the top. कि जो टॉप पर है वो थिकर नहीं रहता है क्योंकि जो ग्लास है उसकी एबिलिटी है ना फ्लो करने की, धीरे धीरे फ्लो करते करते बॉटम तक पहुंच जाता है और बॉटम क्या हो जाता है, थिक। अगला पॉइंट इससे भी अच्छा है, दैट द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एनआइसोट्रोपिक इन नेचर। एनआइसोट्रोपिक नेचर का मतलब होता है कि अगर डायरेक्शन चेंज की जाए तो प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाती हैं। So crystalline solids are anisotropic in nature, that is some of their physical properties like electrical resistance, refractive index show different values। वो different values show करेगा when measured along different directions, जब हम उन्हें different direction में measure करने की कोशिश करेंगे। क्यों होता है ऐसा? This arises from different arrangement of particles in different direction, क्योंकि जो इनके particles हैं different direction में उनकी जो arrangement है वो different रहती है। जबकि इसका opposite क्या है हमारे पास, अमॉर्फस। देखिए अगर क्रिस्टलाइन एनआइसोट्रोपिक है तो अमॉर्फस डेफिनेटली उसका ऑपोजिट रहेगा, दैट इज आइसोट्रोपिक। आइसो से याद रख लो, आइसो मीन्स सेम। तो मतलब जो अमॉर्फस सॉलिड्स हैं इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो सेम रहती है सभी डायरेक्शन में, इसीलिए इन्हें कहा जाता है आइसोट्रोपिक। जबकि क्रिस्टलाइन की जो प्रॉपर्टीज है वो डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट हो जाती है, तो उसे बोल दिया जाता है एनआइसोट्रोपिक। याद रखना, क्रिस्टलाइन एनआइसोट्रोपिक है और जो हमारे पास अमॉर्फस है दैट इज आइसोट्रोपिक इन नेचर। इसके अलावा फोटोवोल्टिक मटेरियल्स मतलब कि जहाँ से ऐसे मटेरियल जिनसे हमें सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करना रहता है, इसका एक हमारे पास बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, अमॉर्फस सिलिकॉन। अमॉर्फस सिलिकॉन इज वन ऑफ द बेस्ट फोटोवोल्टिक मटेरियल्स अवेलेबल फॉर द कन्वर्शन ऑफ सनलाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी। तो ये भी बड़ा अच्छा पॉइंट था यहाँ पर। तो देखिए अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब इन्हीं पॉइंट के बेसिस पे जो हमारे पास अच्छे क्वेश्चन हैं, प्रीवियस ईयर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं, चाहे वो बोर्ड्स के हैं या कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के हैं, उन्हें डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड? नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक नहीं है किसकी, क्रिस्टलाइन सॉलिड की। आंसर कीजिए, आपके पास 1 मिनट का समय है। पहली ऑप्शन डेफिनेट एंड कैरेक्टरिस्टिक हीट ऑफ फ्यूजन, दूसरा आइसोट्रोपिक नेचर, तीसरा अ रेगुलर periodically repeated pattern of arrangement of constituent particles in the entire crystal, and the fourth one a true solid। मतलब आपको बताना है क्रिस्टलाइन की प्रॉपर्टी क्या नहीं है। यस, अभी हमने क्या पढ़ा था, दैट क्रिस्टलाइन आइसोट्रोपिक है या एनआइसोट्रोपिक है? क्रिस्टलाइंस आर एनआइसोट्रोपिक। अभी बताया था ना, आइसो का मतलब क्या होता है, सेम,
लेकिन जो क्रिस्टलाइन है उनकी तो प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं डिफरेंट डायरेक्शन में, दे हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन। तो ये आइसोट्रोपिक कैसे हो गया, ये एनाइसोट्रोपिक होता है। तो इन्होंने नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ही पूछा है, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा बी कि जो हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं वो आइसोट्रोपिक नहीं होते। चलिए जल्दी से दूसरा क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अमॉर्फस सॉलिड। अमॉर्फस सॉलिड कौन है भाई? यस अरे बताया तो था कि हमने दो चीज़ें पढ़ी थी, एक हमने पढ़ा था क्वार्ट्स और एक पढ़ा था हमने क्वार्ट्स ग्लास। मैंने बोला था ना कि जो क्वार्ट्स है क्वार्ट्स क्रिस्टलाइन है जबकि क्वार्ट्स ग्लास एमॉर्फस है। तो उन्होंने यही पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एमॉर्फस सॉलिड, सो द ऑप्शन बी क्वार्ट्स ग्लास। देखिए पूरा टेक्स्ट में से रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चंस, ध्यान से देख लो इस चीज़ को। आगे बढ़ते हैं। Which of the following is true about the value of refractive index of quad glass? Quad glass के refractive index के बारे में आपको पूछा है। क्वार्ट्स ग्लास क्या है? अमॉर्फस, याद रख लो। क्वार्ट्स ग्लास क्या है? अमॉर्फस सॉलिड। अमॉर्फस सॉलिड के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात हो रही है। जब हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारी एक प्रॉपर्टी आई थी, तब हमने पढ़ा था कि क्रिस्टलाइन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिफरेंट रहती है डिफरेंट डायरेक्शन में, लेकिन जो अमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं ये आइसोट्रोपिक होते हैं। आइसो का मतलब सेम, मतलब इनकी जो ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सभी डायरेक्शन में सेम रहती है। तो देख लेते हैं हमारा आंसर क्या क्या ऑप्शंस गिवन है हमें। तो देख लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। फर्स्ट वन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम इन ऑल डायरेक्शंस, डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शंस, cannot be measured, always zero। सो आंसर बिल्कुल क्लियर है, द ऑप्शन वन सेम इन ऑल डायरेक्शन, क्योंकि क्वार्ट्स ग्लास अमॉर्फस है और अमॉर्फस आइसोट्रोपिक होते हैं। आइसोट्रोपिक का मतलब कि इनकी जो प्रॉपर्टीज रहती हैं, जैसे कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, ये सेम रहता है सेम डायरेक्शंस में। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following is true about the value of refractive index of quartz glass? अरे ये तो वही क्वेश्चन रिपीट हो गया। सो दिस इज अ रिपीटेड क्वेश्चन, तो ये वही हो गया, इट इज सेम इन ऑल डायरेक्शंस। चलिए इसके अलावा और देखते हैं। ओके, आवर फिफ्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट अमॉर्फस सॉलिड? कि जो अमॉर्फस सॉलिड हैं उनके बारे में कौन सी चीज़ सच्ची नहीं है? पहली ऑप्शन, ऑन हीटिंग दे में बिकम क्रिस्टलाइन एट अ सर्टेन टेम्परेचर। अरे ये पॉइंट तो हमने पढ़ा था कि हीटिंग करने पर जो अमॉर्फस हैं वो क्रिस्टलाइन में कन्वर्ट हो सकते हैं किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, तो ये पॉइंट तो सही है, लेकिन इन्होंने पूछा है नॉट ट्रू, बट दिस थिंग इज ट्रू। सेकेंड, दे में बिकम क्रिस्टलाइन ऑन कीपिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक रखेंगे तो ये हमारे पास क्रिस्टलाइन बन जाएंगे। दूसरा, अमॉर्फस सॉलिड्स के नॉट बी मोल्डेड बाय हीटिंग, इन्हें मोल्ड नहीं किया जा सकता हीटिंग करने पे। दे आर एन आइसोट्रोपिक। अरे ये देखो, हमें पता है कि जो अमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं, अमॉर्फस सॉलिड्स आर आइसोट्रोपिक। अमॉर्फस सॉलिड्स आर आइसोट्रोपिक। तो इन्होंने क्या बोला, दे आर एन आइसोट्रोपिक? नहीं, ये तो आइसोट्रोपिक होते, तो ये चीज़ सही नहीं है। दिस थिंग इज नॉट ट्रू। अगर ये बात सच्ची नहीं है तो यही हमारा आंसर रहेगा, ऑप्शन 4, दे आर एन आइसोट्रोपिक। दिस इज नॉट ट्रू अबाउट अमॉर्फस सॉलिड्स। तो मतलब जब ऐसे एमसीक्यूज आते हैं ना, तब ध्यान से देख लिया करिए कि उन्होंने नॉट ट्रू पूछा है कि ट्रू पूछा है। सो दैट वाज द आंसर फॉर नॉट ट्रू। आगे बढ़ते हैं। द शार्प मेल्टिंग पॉइंट ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज ड्यू टू, कि जो शार्प मेल्टिंग पॉइंट है क्रिस्टलाइन सॉलिड का, उसकी वजह क्या है? पहली ऑप्शन, अ रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑब्जर्व ओवर अ शॉर्टर डिस्टेंस इन क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो कहते हैं रेगुलर अरेंजमेंट जो है वो शॉर्ट डिस्टेंस तक रहती है, नहीं, ये पॉइंट तो सही नहीं है। नेक्स्ट, अ रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स ऑब्जर्व्ड ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस इन द क्रिस्टलाइन लैटिस। हाँ जी, ये तो सही लग रहा है। फिर भी आगे पढ़ लेते हैं और ऑप्शंस क्या गिवन है। द सेम अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन डिफरेंट डायरेक्शन, द डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन डिफरेंट डायरेक्शन। नो, द आंसर इज 2, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है ना कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं, जिनकी जो अरेंजमेंट है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की वो रेगुलर होती है और होती भी लंबे डिस्टेंस तक है, मतलब लॉन्ग रेंज ऑर्डर होते हैं, वो चीज़ हमने पढ़ी है। तो वही लॉन्ग रेंज ऑर्डर वाला हमें पॉइंट दे रखा है कि इनकी रेगुलर अरेंजमेंट रहती है ओवर द लॉन्ग रेंज पीरियड। तो ये हमारा ऑप्शन 2 है, वो सही है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अमॉर्फस सॉलिड्स कैन आल्सो बी कॉल्ड, और साथ ही में मेंशन है दिस क्वेश्चन हैज मल्टीपल करेक्ट ऑप्शंस। इसमें मल्टीपल करेक्ट ऑप्शंस हैं। तो हमने पढ़ा था दैट अमॉर्फस सॉलिड्स आर आल्सो कॉल्ड एज स्यूडो सॉलिड्स, सो दिस इज राइट।
अमॉर्फस सॉलिड्स आर नॉट ट्रू सॉलिड्स, ट्रू सॉलिड्स नहीं होते क्योंकि इनके पास एबिलिटी रहती है लिक्विड्स जैसी। अगर इनके पास लिक्विड्स जैसी प्रॉपर्टीज़ हैं तो ये ट्रू सॉलिड कैसे हो सकते हैं, तो ये ऑप्शन हमारी सही नहीं है। इसके अलावा हमने पढ़ा था दैट अमॉर्फस सॉलिड्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज सुपर कूल्ड लिक्विड्स, तो ये भी सही रहेगा, सुपर कूल्ड सॉलिड जैसा इन्हें नहीं कहा जाता। तो ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 3 इज राइट। Then moving on to our next question, which of the following feature is not shown by quartz glass, कि कौन सा फीचर शो नहीं किया जा रहा क्वार्ट्ज ग्लास को लेकर। अब देखो क्वार्ट्ज ग्लास को इन्होंने कितनी इंपॉर्टेंस दे रखी है कि बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस को लेकर, लेकिन मुझे पता है कि अभी आपको तो याद हो गया कि जो क्वार्ट्ज ग्लास है वो अमॉर्फस रहता है। तो देख लेते हैं क्या हमें इन्होंने फीचर्स बता रखे हैं। यहाँ पे भी मल्टीपल करेक्ट ऑप्शंस हैं। तो बच्चों देखिए, आपको पूरा कंसेप्ट मैंने एक्सप्लेन कर दिया क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस सॉलिड का, उसी बेसिस पर आपको बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी करा दिए जिनके आंसर आप सबको आते थे। अब मैं आपको मौका दे रही हूँ, ये 8th क्वेश्चन जो है इसका आंसर आप करेंगे कमेंट बॉक्स में, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स को भर दीजिए आंसर के साथ, और फिर मैं आपको बताऊँगी कि आपका आंसर सही है या नहीं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें इस चैनल को अगर अभी तक नहीं किया है तो। इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कर लें, उसमें मैंने क्लास 12 की जो प्लेलिस्ट हैं वो लगा रखी हैं। बहुत सारे टॉपिक्स जो है बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किए हुए हैं, तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर देख लें, पूरी प्लेलिस्ट चेक कर लें, और अपने जो मनपसंद के आपके टॉपिक्स हैं आप उन्हें रिवाइज़ भी कर सकते हैं। और साथ ही अगर आप चाहते हैं इस तरह की और भी वीडियोस आपके लिए लेकर आऊँ, और भी ऐसे कॉन्सेप्ट लेकर आऊँ जो कि आपको हेल्प करें कि आप अपने बोर्ड एग्जाम्स में फुल ऑन फुल मार्क्स ले सकें, तो ज़रूर इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो जल्दी से जल्दी मैं आपके लिए और भी वीडियोज़ लेकर आऊँगी, सो दैट आप अपने जो है बहुत ही अच्छे कह लीजिए फुल मार्क्स स्कोर कर सकें आपके बोर्ड एग्जाम्स में। तो देखते रहिए इस चैनल को और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।